हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेप टूवर्ड्स केमिस्ट्री। हमारी टॉपिक चल रही थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें कि है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए हम अपनी फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, हमारी फर्स्ट टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए देखिए, ये क्या है? ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसमें एक कंपोनेंट जो आपका होगा वो कैसा होगा? नॉन वोलाटाइल नेचर का होगा। मतलब वन कंपोनेंट इज नॉन वोलाटाइल, यही ने। और इस वन कंपोनेंट में जनरली क्या होता है? जनरली हम यहाँ पर लिख लेंगे, जनरली सॉल्यूट। सॉल्यूट ही होता है जो कि आपका कैसा होता है? नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है। उसके बाद देखिए, थर्ड बात हम क्या जानते हैं कि जब हम सॉल्वेंट से किसी सॉल्यूशन को बनाते हैं, जब हम सॉल्वेंट से किसी सॉल्यूशन को बनाते हैं तो जो सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की कंपैरिजन में अधिक होता है। इतनी बातें हम लोग किसमें पढ़ चुके थे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी एक तरह की क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें भी हमें बता दिए कि आपका जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। अब देखिए, पहले तो हम लोग समझ गए इतना। अब देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम जान लेते हैं कि इस वर्ड का ही क्या मतलब है। एलिवेशन मतलब होता है इंक्रीजमेंट। किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में, बीपी में। इंक्रीजमेंट किसमें? बीपी में, बॉइलिंग पॉइंट में। इसमें होता क्या है ये भी देख लीजिए। जब हम सॉल्वेंट से किसी सॉल्यूशन को बनाते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है वो किसका किसका कंपेयर करके देखा जाता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का। जब हम सॉल्वेंट से सॉल्यूशन को बनाएं तो बीपी में, बॉइलिंग पॉइंट में कितने का क्या हुआ? इजाफा हुआ। कितने की बढ़ोतरी हुई या कितने का इंक्रीजमेंट हुआ? उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को हम बोल देते हैं, इसी इंक्रीजमेंट को बॉइलिंग पॉइंट में, इसी इंक्रीजमेंट को क्या बोल देते हैं? एलिवेशन इन बीपी। समझ गए होंगे आप लोग शाब्दिक अर्थ भी। अभी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के बारे में बता रहे हैं डिटेल में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, पहले बॉइलिंग पॉइंट से पहले हम क्या देख लेते हैं? बॉयल का क्या मतलब होता है? बॉयल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उबलना। उबलना, बॉयल का क्या मतलब होता है इसके बारे में जानिए। होता क्या है कि जब किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ या किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो आपके वातावरण का प्रेशर है, उसके बराबर हो जाए तो वो सब्सटेंस क्या होता है? उबलने लगता है। मतलब सीधा सीधा मतलब है, जब भी किसी लिक्विड या फिर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो
वो सब्सटेंस जो होगा आपका वो क्या होगा, बॉयल कर जाएगा, उबल जाएगा। देखिए क्या हम बताए हैं, हम बताए हैं व्हेन प्रेशर, सॉरी देखिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस is equal to the atmospheric pressure, then the substance become बॉयल। क्या बताएं, जब आपका किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो सब्सटेंस क्या हो जाता है, बॉयल करने लगता है, या फिर वो सब्सटेंस बॉयल हो जाता है। समझ गए होंगे बॉयल का मतलब। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm, 1 atm एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर आपका होता है 101,325 पास्कल। पास्कल ये क्या है, प्रेशर की यूनिट पास्कल भी है, फिर प्रेशर की यूनिट आपकी एटीएम भी है, और ये और किसके बराबर होता है 1.01325 बार। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, ये 5 है आपका 10⁵ पास्कल, तो 1 पास्कल इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻5 बार। समझ गए होंगे, ये आपका होता है टोटल एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब है, या फिर एक एटमॉस्फेरिक आपका कितने पास्कल के बराबर होता है। ये देखिए जब आप इसको बार में कन्वर्ट किए तो 101,325 इसका 10⁻⁻5 कर देंगे, 10⁻⁻5 करेंगे तो 5 बार किधर चला जाएगा, पॉइंट आपका लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5 बार इधर आ गया तो बार के बराबर हो गया। समझ गए, चलिए आगे देखिए बॉइलिंग पॉइंट। इसके बारे में देखिए, इसमें कुछ और नहीं होता, बस इसमें हो जाता है, ये क्या बताता है बॉइलिंग पॉइंट बताता है कि किस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड या फिर किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ये क्या बताता है कि किस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस बॉयल कर रहा है। वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सब्सटेंस बॉयल कर रहा है, सब्सटेंस उबल रहा है, मतलब वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे सब्सटेंस क्या करने लग रहा है, उबलने लग रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। देखिए द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी substance is equal to the atmospheric pressure then that temperature is known as boiling point। हम क्या बताएं कि द टेम्परेचर एट विच, जिस पर वेपर प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जा रहा है, तो देन तब उस
टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। ओ और छोटा सा डिफिनेशन, शॉर्ट डिफिनेशन का हो जाएगा द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस इज बॉयल, या फिर क्या, द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस इज बॉयल। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस बॉयल कर रहा है हम उसी टेम्परेचर को क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। इसके आगे आप वही जोड़ लीजिएगा, देन द टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए, दोनों डिफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। ये छोटी डिफिनेशन बताने के लिए है, ये आपकी बड़ी डिफिनेशन है। आगे चलिए, देखिए हम बताए क्या थे, एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट से हम क्या बनाए, एक सॉल्यूशन बनाए। हम बताए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो आपका सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट होता है, उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से अधिक होता है। जब इसका वेपर प्रेशर अधिक होगा तो ये बताइए, इसका जब वेपर प्रेशर अधिक होगा तो इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमें लेस टेम्परेचर देना पड़ेगा, समझ गए होंगे। देखिए जब इसका वेपर प्रेशर अधिक है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक है तो इसके वेपर प्रेशर को, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। और जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जो टेम्परेचर हम वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए दे रहे हैं उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ये जो टेम्परेचर है यही आपका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं T0B से। समझ गए होंगे। अब देखिए इसका वेपर प्रेशर कम है वेपर प्रेशर, तो इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमें मोर टेम्परेचर देना पड़ेगा है, अधिक ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना इसके इक्वल करने के लिए। देखिए जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वाष्प बनेगा, उतना वेपर बनेगा, और जितना वेपर बनेगा, अगर वेपर ज़्यादा बनेगा तभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होगा। और इक्वल करने के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाएं। और हम इसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, जो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं Vp को ATM के बराबर करने के लिए, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट हम किसका देख रहे हैं, सॉल्यूशन का देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको डिनोट करते हैं किससे, उसको T0B से डिनोट करते हैं, इसको हम TB से डिनोट करते हैं। समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग। अब देखिए एक ग्राफ हम बनाते हैं। ये हम एक ग्राफ बनाते हैं किसके बीच, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। एक्स एक्सिस पे हम ले लिए टेम्परेचर को, वाई एक्सिस पे हम ले लिए किसको, प्रेशर को। और यहाँ कहीं पर क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मान लीजिए अगर किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर यहाँ तक पहुँच जा रहा है तो सब्सटेंस क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा, क्योंकि ये कौन सा प्रेशर है, ये प्रेशर यहाँ पर आकर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो इस ग्राफ में ऐसे आगे अगर हम बढ़ें कुछ यहाँ तक आएगा कि नहीं, ये मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, अगर उसका वेपर प्रेशर यहाँ तक पहुँच जा रहा है तो क्या हो जाएगा, उबलने लगेगा, यही ना। अब देखिए हम दो चीज़ें लिए, एक हम क्या लिए, सॉल्वेंट लिए, एक हम सॉल्यूशन लिए। अब आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि आप सॉल्वेंट को ऊपर क्यों डॉट से डिनोट किया और सॉल्यूशन को नीचे क्यों। इसलिए क्योंकि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, देखिए
सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है। तो डॉट क्या शो कर रहा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है देखिए ये प्रेशर वाली लाइन है ना, तो इस पर ज़्यादा शो कर रहा है। अब देखिए ये आपका हम टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ता गया। कहीं यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर लाकर सीधे जोड़ दें, नीचे की तरफ लाएं, तो ये यहाँ पर आने के बाद आपका यहाँ पर आने के बाद ये जो टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर यहाँ से इतना टेम्परेचर जब बढ़ाएं हम, तो ये सॉल्वेंट कहाँ तक पहुँच गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर हो कहाँ तक पहुँच गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पहुँच गया। तो इस टेम्परेचर को जहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ है, इसको हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बोल देंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, T0B से। यही है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का टेम्परेचर हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो इसका भी वेपर प्रेशर। अब देखिए ये कहीं ये यहाँ पर जब हम इसका टेम्परेचर यहाँ तक बढ़ाएं, सॉल्यूशन का टेम्परेचर यहाँ तक, इस वाले एक्सिस पे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जब हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर यहाँ तक बढ़ाएं तब जा करके सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना, वेपर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम किससे डिनोट करते हैं, TB से डिनोट करते हैं। और इसी के बीच का ये जो गैप होता है ये आपका होता है डेल्टा TB। और यही डेल्टा TB जो होता है यही होता है आपका एलिवेशन इन BP। ये पता क्या बताता है एलिवेशन इन BP, ये बताता है कि जब हम सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट किए तो कितना अधिक हमें देना पड़ा, क्या, टेम्परेचर, किस लिए, वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए। देखिए सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाए, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाते ही इतना, पहले तो हमें इतना टेम्परेचर देना पड़ा, फिर उसके बाद सॉल्वेंट जब था तब इतना टेम्परेचर, जैसे ही सॉल्यूशन में कन्वर्ट करें हमें इतना टेम्परेचर देना पड़ गया। और तो मान लीजिए आप, जैसे देखिए डेल्टा TB ये आपका है, तो डेल्टा TB अगर आपको निकालना हो कि कितने का एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, तो डेल्टा TB इक्वल टू हो जाएगा आपका TB माइनस T0B। यही होगा ना, क्यों होगा समझ गए होंगे, क्योंकि हम ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, डेल्टा TB आ जाएगा, एलिवेशन आ जाएगा। मान लीजिए आपका जो TB0 है, TB0 ये 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका सॉल्वेंट उबला, बॉयल किया। और TB सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो 110 है, मतलब 110 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस हम नहीं लेते हैं, आप लोगों के आसानी के लिए बता दें, यहाँ पर मान लीजिए हम केल्विन लेकर चल रहे हैं। 110 केल्विन पे आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हुआ, उबल गया, मतलब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक आने में कितने केल्विन की बढ़ोतरी हुई देख लीजिए। तो डेल्टा TB इक्वल टू आ जाएगा 110 माइनस 100, तो ये आपका हो जाएगा 10 केल्विन। मतलब कि जो बढ़ोतरी हुई कितने की हुई, कितने का एलिवेट हुआ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेट कितने का, 10 केल्विन आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया। समझ गए ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आगे देखिए यहाँ पर प्रेशर था ना, इसको हटा ही देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर रहने का। देखिए जब हम सॉल्वेंट को किसमें, सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो घट जा रहा है। क्यों घट जा रहा है, क्योंकि हम इसमें क्या मिला रहे हैं, सॉल्यूट मिला रहे हैं। और देखिए जितना ज़्यादा आपका
जितना ज़्यादा आपका क्या सॉल्यूट अधिक होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर आपका सॉल्यूशन का कम होगा कि नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट में सॉल्यूट ही मिलाने की वजह से वेपर प्रेशर कम हुआ ने। जितना ज़्यादा सॉल्यूट आपका ज़्यादा बढ़ेगा इसमें सॉल्वेंट में उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा टेम्परेचर आपको उतना ज़्यादा देना पड़ेगा सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए। जितना ज़्यादा सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा उतना ज़्यादा आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी आएगा। मतलब उतना ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होगी। मतलब कि जो आपका डेल्टा टीबी है वो किस पे डिपेंड करेगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपके मोलल्टी के। क्यों? क्योंकि मोलल्टी बताता है आपका कि सॉल्वेंट में कितना आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। देखिए मोलल्टी आपका क्या बताता है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलल्टी यही बताता है कि नहीं कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में आपका कितना मोल्स आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। हम सॉल्यूट ही तो बढ़ा रहे हैं ना, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ही बढ़ा रहे हैं ना, तो उसी लिए हम बता दिए कि डेल्टा टीबी जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोलल्टी के। ये आपका जो है ये क्या है आपका, ये है मोललिटी। अब देखिए तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी की कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो यहाँ पर के बी यम आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, इस यम को मोललिटी को अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट कर दें, केजी ऑफ सॉल्वेंट मतलब वेट दिया है सॉल्वेंट का, इसको हम W2 से डिनोट करें। W2 किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। अब देखिए N1 है, ये आप N1 मान लीजिए क्योंकि ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्यूट है, तो N1, तो ये N1 आपका क्या हो जाएगा, W1 अपान M1 हो जाएगा अपान W2 किस में है, केजी में है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए, W1 अपान M1 इंटू 1 अपान W2 किस में, W2 केजी में, यही ना। अब देखिए यहाँ पर हम KB लिखें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो हम यहाँ पर KB के बारे में बता दें। KB आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम और क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और देखिए, और बताइए क्या बोलते हैं, और देख लीजिए, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। उसके बाद देखिए अगर हम KB के बारे में देखें तो KB इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी अपान यम, क्योंकि देखिए डेल्टा टीबी इधर है, इधर आपका यम मोलल्टी जो मल्टीप्लाई में है, इधर लेकर जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा, वही हम किए हैं। अब देखिए डेल्टा टीबी आपका क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर को शो कर रहा है। टेम्परेचर को जब शो कर रहा है तो इसको हम किस में ले सकते हैं, इसकी यूनिट हम ले सकते हैं केल्विन में। अब बताइए मोलल्टी की यूनिट आपकी होती है, क्या होती है, मोल होती है, और मोल पर केजी। और इसको अब आगे चलिए, ये आपका W1 है, ये क्या है, मोलल्टी है। अब देखिए ये उठा करके आप सीधा इसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा KB। उसके बाद देखिए यम की वैल्यू देखिए क्या है, इंटू W1 अपान M1 इंटू W2 किस में, केजी में, यही ना। डेल्टा टीबी का फार्मूला आपका निकल के आ गया ये। अगर यहाँ से हमें सॉल्यूट का मोलर मास निकालना हो, सॉल्यूट का क्या निकालना हो, फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये बताइए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या, M1 अगर आपको यहाँ से निकालना हो, M1 निकालना हो, क्वेश्चन में पूछ लिया गया, तो M1 का फार्मूला क्या हो जाएगा जी,
ये देखिए यम1 है ना, यम1 को उधर लेकर चले जाइए, डेल्टा टी बी को इधर, इधर ये डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो यम1 हो गया। इधर ये डेल्टा टी बी ऊपर है तो यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। मतलब ये ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। के बी इंटू W1 अपान डेल्टा टी बी इंटू W2, और W2 हमेशा किस में रहेगा जी, kg में रहेगा। समझ गए होंगे। बाकी सबके सब आपके ये वाला जो W है आपका किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, लेकिन जो W2 है वो आपका किस में रहेगा, kg में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा। यहाँ पर आपका होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए हमारी अगली टॉपिक क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो तीनों बात यहाँ पर भी लिख लीजिए। ये क्या है आपका, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यही है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसमें वन कंपोनेंट आपका कैसा होगा, वन कंपोनेंट आपका नॉन वोलाटाइल होगा, नॉन वोलाटाइल होगा। थर्ड क्या है, जब आप सॉल्वेंट से सॉल्यूशन को बनाएंगे तो आपका जो वीपी होगा, वीपी वेपर प्रेशर होगा, वो क्या होगा, घट जाएगा। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पिछले में हम क्या बताते आए हैं कि ये जो बता रहा है आपका एलिवेशन वाले में क्या बताए हैं कि वो बताया है किसमें कंपेयर किया है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में वो कंपेयर किया था। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट में ये क्या किया है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में कंपेयर कर लिया है। कंपेयर किया किसमें, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में। हम देख रहे हैं कि जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन तक आ रहे हैं, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक आ रहे हैं तो आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर देखिए डिप्रेशन भी हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, तो इस टॉपिक में वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। और इस टॉपिक में अगर हम देखें फ्रीजिंग पॉइंट को FP से डिनोट करें तो ये भी आपका सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक आने में डिक्रीज कर रहा है। इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक आने में जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और वेपर प्रेशर भी आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब देखिए आइए फ्रीजिंग पॉइंट देखिए क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से पहले हम देख ले फ्रीज होना क्या होता है, फ्रीज या फिर फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है, फ्रीज होने का मतलब किसी भी कंपोनेंट का जम जाना, जैसे पानी से बर्फ़ बन जाता है ना, तो वही उसी को हम क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है फ्रीजिंग में कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ लिक्विड फेज become equal to the vapor pressure of its सॉलिड फेज। क्या बताया कि किसी भी सब्सटेंस का जो लिक्विड फेज होता है उसका वेपर प्रेशर और उसी के सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो वो सब्सटेंस आपका क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग के बारे में समझ गए। फ्रीजिंग के बारे में देखिए हम क्या बताएं कि जो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, उसका जो लिक्विड फेज है
इसका जो वेपर प्रेशर है ये किसके इक्वल हो जाए, सॉलिड फेज के, सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीज होना बोल देते हैं या फिर फ्रीजिंग बोल देते हैं। जैसे सब्सटेंस में अगर हम H2O ले लिए, H2O का लिक्विड फेज, H2O का लिक्विड फेज क्या होता है जी, वाटर होता है। H2O का लिक्विड फेज वाटर होता है। वाटर का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज क्या होता है, आइस होता है। आइस का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाता है तो वाटर आपका क्या कर जाता है, फ्रीज कर जाता है। समझ गए। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट में, जैसे बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बता रहा था, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट में जो पॉइंट शब्द है वो भी टेम्परेचर बताता है। किस चीज़ का टेम्परेचर बताता है कि किस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड फेज में वो इक्वल हो जाता है सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के। यही देखिए फ्रीजिंग पॉइंट में क्या बताता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर दिए, देखिए अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर दिए तो यहाँ पर बस लिख लीजिए द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज। बस जो वो पॉइंट बता क्या रहा है, सिर्फ टेम्परेचर को बता रहा है ना, सिर्फ टेम्परेचर को बता रहा है। जब टेम्परेचर को बता रहा है तो बस जो हमारा फ्रीज करने का डेफिनेशन था उसके आगे हम टेम्परेचर लगा दे बस, कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे आपका वेपर प्रेशर है किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड फेज में, वो किसके बराबर हो जाए, वेपर फेज ऑफ सॉलिड फेज के बराबर हो जाए। तो देखिए लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, सॉलिड फेज के इक्वल हो जाए, सॉलिड फेज के इक्वल हो जाए किस पे, जिस टेम्परेचर पे, हिंदी में लिख लीजिए, जिस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, उसी टेम्परेचर को हम बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट समझ गए हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल में देखिए वाटर होता है, वाटर से आइस में कन्वर्ट होने के लिए कितना हमें टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है, 0 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है, 0 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो वाटर का क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब देखिए एक चीज़ जान लीजिए आप लोग कि ये तो किसी भी सब्सटेंस के लिए है, लेकिन अगर हम निकाले सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन, अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड फेज का, सॉल्यूशन के लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन को बनाया गया है उस सॉल्वेंट के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर। किसके लिक्विड फेज का, सॉल्यूशन के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर। समझ गए होंगे। देखिए इसमें हम क्या बताएं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज becomes equal to the vapor pressure of solid phase of प्योर सॉल्वेंट।
प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या है? प्योर, देखिए इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालने चलें तो जो आपका वीपी है किसका, सॉल्यूशन का, वो किसके, सॉल्यूशन का किसमें, लिक्विड फेज में वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट किसमें, इन सॉलिड फेज, इसके इक्वल होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन क्या करेगा, फ्रीज करेगा। और जिस टेम्परेचर पे क्रिया होगी उसी टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ये वर्क होगा उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोल देंगे। समझ गए? अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक बात ध्यान दिए होंगे आप लोग कि अगर आप कोई बर्फ़ ले लें, आइस का एक पीस ले लें, बर्फ़ का एक टुकड़ा ले लें और उसको तवा जानते हैं जिस पे रोटी पकाई जाती है, उस पर यूँ फेंकने के बाद देखेंगे कि वो तुरंत किसमें, वेपर में कन्वर्ट होगा और बहुत तेज़ी के साथ बहुत तेज़ी के साथ भाप उसमें से निकलेगी, वेपर निकलेगी। लेकिन उसी जगह पे आप अब बर्फ़ के टुकड़े को ना फेंक करके पानी के छिट्टे को मारिए। जब पानी के छिट्टे को मारेंगे देखेंगे आपका थोड़ा सा कम क्या निकलेगा, वेपर निकलेगा। अब उसी जगह पे आप चीनी पानी को ऐसे उसी तावे पे फेंकिए उतने ही टेम्परेचर पे। देखिए ये आपका क्या है, एक मान लीजिए ये आपका कोई हॉट प्लेट है, ये क्या है, हॉट प्लेट है, एक गर्म प्लेट है, एक गर्म आपका प्लेट जिसको हम क्या बोल दिए हिंदी में, तवा बोल दिए हैं। इस पे अगर हम बर्फ़ आइस का पीस फेंक रहे हैं, देखिए फेंकें आइस अगर हम फेंकें तो ये क्या करेगी, ये बहुत तेज़ी के साथ वेपर क्रिएट करेगी, वेपर मैक्स अमाउंट में क्रिएट करेगी। इस पे हम क्या फेंकें, वाटर को फेंकें तो ये मैक्स हो गया, ये मोर हो जाएगा, मोर अमाउंट हो जाएगा। नहीं, इसको आप मोर नहीं, इसको आप लेस लिख लीजिए, ये लेस हो जाएगा, लेस अमाउंट में क्या क्रिएट करेगा, वेपर क्रिएट करेगा। अब इसी पे आप फेंकिए क्या, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन फेंकिए। मतलब अब एक क्या फेंकवा रहे हैं, हम एक सॉल्यूशन फेंकवा रहे हैं जो कि किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है, इसको फेंकेंगे तो आप देखेंगे वेरी लेस, बहुत ही कम मात्रा में वेपर क्रिएट होगा। ये हम वीपी क्यों लिख रहे हैं समझ रहे हैं, क्योंकि जब वेपर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, इसीलिए हम वीपी लिख रहे हैं। वेपर बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर, वेपर थोड़ा सा कम बना तो थोड़ा सा कम वेपर प्रेशर, बहुत कम वेपर बना तो बहुत कम वेपर प्रेशर। मतलब इस चीज़ से हमें क्या समझ में आया, देखिए इससे देखिए हमें एक चीज़ समझ में आई कि आपका जो प्योर सॉल्वेंट किसमें, सॉलिड फेज में, मतलब कि जब वो किसमें है, सॉलिड फेज में है, उससे हम किस में कन्वर्ट कर दिए, सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर दिए। सॉल्वेंट से किस में कन्वर्ट किए, सॉल्यूशन में कन्वर्ट किए। सॉल्वेंट जो आपका क्या है, ये लिक्विड फेज है, ये क्या है आपका, ये भी सॉल्यूशन भी आपका कैसा है, एक लिक्विड फेज है, ये भी एक लिक्विड फेज है। अब देखिए हम क्या बताएं कि सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, इसका होगा, फिर वेपर प्रेशर किसका होगा, इसका होगा, और सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का। अब देखिए
सबको फ्रीज करने के लिए, सबको फ्रीज करने के लिए, इस प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके वेपर प्रेशर को, इसके वेपर प्रेशर को, इसके वेपर प्रेशर को इक्वल करना पड़ेगा। देखिए ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, इसको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के वेपर प्रेशर की इक्वल करना पड़ेगा। और इस सॉल्यूशन को भी सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को जो प्योर सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर के इक्वल करना पड़ेगा। अब देखिए सॉल्वेंट, ये आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखिए सॉल्वेंट को हम कहाँ से, लिक्विड से किस में, अगर सॉलिड में, लिक्विड से किस में कन्वर्ट करें, सॉलिड में, सॉलिड में कन्वर्ट करें तो क्या हमें करना पड़ेगा, जो प्योर सॉल्वेंट को हम पीएस से लिखे, पीएस का जो पूरा लिख लीजिए, जो आपका प्योर सॉल्वेंट है उसका वीपी बराबर होना चाहिए आपके सॉल्वेंट के वीपी से बराबर होना चाहिए, तभी आपका जो सॉल्वेंट और लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, मतलब क्या होगा, फ्रीज होगा। और सेम वही बात, किसी भी सॉल्यूशन को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए ये जो सॉल्यूशन है इसका जो वीपी है, वेपर प्रेशर है, उसको किसके इक्वल करना पड़ेगा, प्योर सॉल्वेंट के वीपी के इक्वल करना पड़ेगा। समझ गए होंगे। और जिस टेम्परेचर पे ये इक्वलिटी आएगी, जिस टेम्परेचर पे ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर आएगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी टेम्परेचर को हम बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए होंगे, पूरा एकदम रियल वे में हम समझाए हैं आपको। अब देखिए आगे चलते हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं, चलिए देखिए। पहले तो लिख ही लीजिए यहाँ पर, हम क्या बताएं, सबसे ज़्यादा वीपी किसका आपका है, प्योर सॉल्वेंट का है, किसमें, जब वो सॉलिड फॉर्म में है। फिर किसमें है, सबसे ज़्यादा वीपी किसका, इसका है, फिर किसका है, फिर सॉल्वेंट का है, फिर सॉल्वेंट का क्या है, वेपर प्रेशर है, फिर सबसे छोटा किसका है, वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का। यही ने देखिए बनाने चल रहे हैं हम एक ग्राफ बनाने चले, प्रेशर और किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में, इसके बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करने चले। अब देखिए सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर सॉलिड का है, प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड का, मतलब थोड़ा सा यहाँ तक ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तुरंत ये क्या बन जाएगा, तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए वेपर में। ये आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। ये जो प्लॉट किए हम क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। अब बताइए दूसरे नंबर पे किसका वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर कहीं यहाँ रहा होगा, इसका वेपर प्रेशर किसका है, दूसरे नंबर पे आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। फिर आपका किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का। ये मान लीजिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहीं यहाँ होगा और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कहीं, थोड़ा सा ऊपर इसको हम करते हैं, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कहीं यहाँ होगा और सॉल्यूशन का जो है उसका वेपर प्रेशर कहीं यहाँ होगा। तो ये यहाँ से उतर के आया इसके, जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल होता है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट है TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। और सॉल्वेंट का देख रहे हैं तो सॉल्वेंट के लिए हम नॉट लगा देते हैं, TF नॉट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आइए सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का भी, सॉल्यूशन ये आकर के यहाँ पर कहीं, यहाँ पर आकर के किसके इक्वल हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट किस फॉर्म में है ये जी, ये सॉलिड फॉर्म में है। पहले से जान लीजिएगा, प्योर सॉल्वेंट आपका किस में है, सॉलिड फॉर्म में है। ये प्योर सॉल्वेंट आपका वेपर फॉर्म में है। देखिए ये प्योर सॉल्वेंट आपका किस में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड में है,
ये सॉल्यूशन भी आपका किस में है, ये भी लिक्विड में, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लिक्विड में। अब देखिए ये सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसका वेपर प्रेशर जो है वो कहीं यहाँ पर आकर के आपका बराबर हो रहा है, कहीं इस टेम्परेचर पे। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, TF से। तो देख लीजिए T0F ये क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को हम FP से, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। TF ओनली, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। समझ गए। अब आगे देखिए इसके बीच का जो ये कमी आ रही है, देखिए सॉल्वेंट का आपका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर मान लीजिए अगर यहाँ पर ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कहीं TF जो आपका है, TF जो आपका है टेम्परेचर देखिए इधर की तरफ बढ़ रहा है तो इधर की तरफ कम होगा। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ पर है तो ये TF जो है ये किस में आ गया होगा, -1 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब टेम्परेचर आपका घट गया, टेम्परेचर आपका घट गया। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक जाने में टेम्परेचर जो आपका है वो क्या हो रहा है, फ्रीज करने में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो डेल्टा TF ये हो जाएगा, ये आपका क्या शो कर रहा है, डेल्टा TF। डेल्टा TF बताता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को हम FP से डिनोट कर रहे हैं ना, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इसका मतलब क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितने की घटोत्तरी हुई। जब हम सॉल्वेंट को जब हम सॉल्यूशन में बनाएं, सॉल्वेंट से हम जब एक सॉल्यूशन बनाएं तो जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है उस फ्रीजिंग पॉइंट में कितना घटोत्तरी हुई, मतलब कितना फ्रीजिंग पॉइंट आपका घटा, कम हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पर आ गया, -1 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो डेल्टा TF अगर आप निकालना चाहेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा T0F माइनस TF, यही ना, देखिए जो ज़्यादा है ज़्यादा में से कम को घटा देंगे तो डेल्टा TF आ जाएगा, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगी। अब बताइए कितना है, T0F आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, माइनस आपका हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, +1 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF कितना आ गया, 1 डिग्री सेल्सियस आ गया। मतलब कितने की घटोत्तरी हुई, कितने का डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में, 1 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन हो गया। कितने का डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1 डिग्री सेल्सियस। समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हटाते हैं, देखिए इतना समझ में आया। हम क्या बताएं, डेल्टा TB जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताए थे तो वहाँ पर मोलल्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्यों, क्योंकि कितना हम सोल्यूट मिला रहे हैं सॉल्वेंट में, वही क्या कर रहा था, पूरा प्रभाव इफेक्ट पहुँचा रहा था, पूरा प्रभाव, पूरा कंडीशन, पूरे बॉइलिंग पॉइंट को कौन बदल रहा था, सोल्यूट की मात्रा ही बदल रही थी ना। तो यहाँ पर भी फ्रीजिंग पॉइंट को कौन बदल रहा है, सोल्यूट की मात्रा ही बदल रही है ना। तो यहाँ पर भी आपका जो होगा डेल्टा TF जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी, मोलल्टी के। तो डेल्टा TF इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा KF मोलल्टी, KF इंटू मोलल्टी। अब बताइए KF, इस KF को हम यहाँ पर बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। इन दोनों में से आप कोई भी लिख लीजिए, ये KF आपका होता है। अब देखिए डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा KF, मोलल्टी को हम बताए हैं, मोलल्टी आपका होता है W1/M1 इंटू W2 किस में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा, यही ना।
अगर यहाँ से आपको फिर यम1 निकालना है, मतलब कि सॉल्यूट का मोल यम1 क्या है, ये है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर आपका सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए पूछ लिया क्वेश्चन में, तो ये आपका किधर, यम1 इधर जाएगा, यम1 इधर चला गया, डेल्टा टी एफ इधर आ जाएगा, तो के एफ W1 अपान डेल्टा टी एफ इंटू 1 अपान W2 किस में रहेगा जी, kg में रहेगा। ये आपका आ गया यम1 निकालने का फार्मूला। अब देखिए, इतना समझ गए, यहाँ पर देख लीजिए के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपान यम होगा कि नहीं होगा। देखिए के एफ को यहीं रहने दीजिए, मोलल्टी को उधर लेकर जाइए, तो डेल्टा टी एफ इंटू डेल्टा टी एफ अपान मोलल्टी हो जाएगी। डेल्टा टी एफ आपका केल्विन होता है, मोलल्टी आपकी कितनी होती है जी, मोलल्टी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी होता है, यही ना। इसको ऊपर लेकर जाइए, केल्विन हो जाएगा केजी पर मोल, क्या आपका आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। देखिए के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपान यम, तो केल्विन मोल पर केजी, तो केल्विन केजी पर मोल आपका हो जाएगा। ये आपका के एफ की यूनिट आ गई। अब देखिए के एफ की यूनिट, अब हम के बी की भी बता दे रहे हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, उसकी यूनिट हम नहीं बताए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, जो आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, उसकी भी यूनिट बता दे रहे हैं। ये आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या था, के बी था। ये आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ना, ये आपका क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी अगर हम यूनिट निकालने चले तो के बी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी बी अपान मोलल्टी। तो ये आपका हो जाएगा केल्विन, ये आपका हो जाएगा मोल पर केजी, वही सेम मोल पर केजी। तो ये के बी की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। मतलब यूनिट जो है आपकी वो के एफ और के बी की दोनों की क्या है, सेम है, और दोनों की सेम यूनिट है क्या, केल्विन केजी मोल इनवर्स, या फिर ओ आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। समझ गए होंगे। देखिए यहीं पर हमारा होता है आज का ये टॉपिक ख़त्म। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए। हम कमेंट के थ्रू या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।